हेलो वंडरफुल पीपल, आई एम बैक अगेन। आई होप कि अब लाइव वीडियो हमारी पॉज नहीं होगी, तो लेट पीपल ज्वाइन इन, फिर आगे बात करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेंटल डायलॉग का आज 3rd एपिसोड है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी लोगों का। आप सब लोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे से, मुझसे, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मुझे लगता है कि इस तरीके से ही हम ग्रो कर पाएंगे। कल हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहेंसमेंट लेक्चर भी है और आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ और इनफैक्ट अफ्रीका से तक हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, जिनके साथ हम प्रैक्टिस एनहेंसमेंट की बातें करने वाले हैं। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गई हैं, शायद कल तक कुछ सीट बचें आफ्टरनून तक, क्योंकि इवनिंग तो हमारा ऑनलाइन लेक्चर ही होगा। तो whoever want to apply can apply। खैर उस बारे में ज़्यादा बात नहीं, बात इस बारे में कि आज के टॉपिक्स क्या हैं हमारे डेंटल डायलॉग के 3rd एपिसोड के। टॉपिक्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ और जो ये बात रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो देख पाएंगे कवर ऑफ वीडियो में कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है कि क्राउन प्रिपरेशंस वाइटल और नॉन वाइटल कब कब, कैसे कैसे और क्यों करी जाती हैं। ठीक है, अब जब मैं नया क्लिनिशियन बना तो मैंने देखा कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक जो कहते हैं कि नहीं नहीं वाइटल टूथ कटिंग करो ही मत, वाइटल टूथ प्रिपरेशन मत करो, सॉरी फॉर द वर्ड कटिंग, वाइटल टूथ प्रिपरेशन मत करो क्योंकि कभी ना कभी उसमें जो है सेंसिटिविटी होगी, वो रूट कैनाल के लिए चला जाएगा। और एक तबका कहता है कि नहीं बिल्कुल कीजिए, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके वो तबका जो बिल्कुल कीजिए कोई इशू नहीं है बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ बेटर होते जा रहा है, फाइनर होते जा रहा है, और ये सिर्फ प्रोस्टोडोंटिस्ट ही नहीं, जितने भी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना जान पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एक ऐसा पर्सन था जो वाइटल टूथ प्रिपरेशन से डरता था। थैंक्स टू माई लव ऑफ माई लाइफ डॉक्टर सिरी गौरी, जिनका हाथ बहुत अच्छा है क्राउन प्रिपरेशन में। एंड आपको कभी ये चीज़, इसलिए मैं बार बार मेंशन करता हूँ, यू डोंट हैव टू थिंक कि ओके ये पर्सन अभी फ्रेशली पास्ड आउट है या ये पर्सन मुझसे जूनियर है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पीपल। आई कैन लर्न फ्रॉम हर कि वाइटल टूथ प्रिपरेशन बहुत आराम से की जा सकती है अगर आपका हाथ अच्छे से सदा हुआ है और क्या क्या चीज़ें अच्छे से आपको करनी है, बेटर क्या क्या करना है। आपका एयर रोटर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैरिंग टूटी हो जो ऐसे से हिल रहा है बर। आपके बर्ड्स फाइन होने चाहिए, आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्किल फाइन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप कोई कोर्स कीजिए। बहुत सारे प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं जो कोर्सेज कराते हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोर्स कीजिए। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, डॉक्टर मानव कालरा से लेके बहुत सारे डेंटिस्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको देख के काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। ये समझ में आता है कि कितने फाइन डिटेल से आपको कौन से बर्ड्स यूज़ करने हैं वो भी लिखे हुए हैं। वो आपको फ्री इन्फॉर्मेशन है, बट आपकी मर्ज़ी है कि आप इंटरनेट को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कि अपने ग्रोथ के लिए। तो वाइटल टूथ प्रिपरेशंस भी की जा सकती हैं। उसको सीखने के लिए सबसे पहले फ्री इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, यूट्यूब से, इंटरनेट से देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कौन कौन से वेटरन्स ने वीडियोस डाल रखी हैं, क्या क्या मटेरियल्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए इन योर क्लिनिक, दैट इज़ कि अच्छे एयर रोटर्स लीजिए, अच्छे बर्ड्स लीजिए, अच्छी मैं देखता हूँ कि लोग एलजीनेट पे ही अभी तक डिपेंड हो रहे हैं और यहाँ पे कास्ट ख़त्म होने वाली हैं आफ्टर दैट इंट्राओरल स्कैनर जिस तरीके से आ रहा है। लैब्स खुद कह रही हैं मुझे, अच्छी लैब्स, की हम जो हैं अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आपको कास्ट वास्ट बना के दें, आप इंट्राओरल स्कैनर लीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन भेजिए, हम बिलिंग मशीन में सीधे कंप्यूटर में डालेंगे और बन के आ जाएगी। तो इंडिया की डेंटिस्ट्री अलग लेवल पर जा रही है और आपको भी अलग लेवल पर जाना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले शायद 10 तो नहीं बट मे बी 20 साल पहले आरवीजीज बहुत कम क्लिनिक्स में थे, अब सब में। जिनके पास आज नहीं है वो सफ़र कर रहे होंगे, राइट। सिमिलरली आज से शायद मे बी 10-15 साल पहले बहुत कम लोग रबर डैम लगा रहे थे, या बहुत कम लोग एंडोमोटर से अच्छे से या एपेक्स लोकेटर्स से अच्छा ऑब्जर्वेशन सिस्टम यूज़ कर रहे थे। बट अब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो 100% पछता रहे होंगे क्योंकि उनकी रूट कैनाल्स उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही होंगी, और उस रूट कैनाल उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी तो उस लेवल पे आप कमाएंगे नहीं, और कमाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए क्लिनिक में। वाइटल टूथ प्रिपरेशंस के लिए आपके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन होने चाहिए जो आप कोर्सेज से और इंटरनेट से पालेंगे। ठीक है,
क्या क्या अच्छा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि रूट कनाल्स के बाद स्पेसिफिकली GIC इनफैक्ट टेम्प्रेरी लगा के लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? अच्छे से फाइनली अच्छा बल्क फिल कॉम्पोजिट यूज़ कीजिए, उतनी अच्छी आपकी स्मूथ प्रिपरेशन होगी, GIC भी नहीं। मेरे ख्याल से वीडियो का थोड़ा पॉज हुआ बीच में, I'm सॉरी। उसके साथ साथ बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि आई एम नाउ, आई एम सो सॉरी, बार बार एक बीच में इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इंक्लूडिंग वाईफाई इंक्लूडेड है फिर भी। सो मैं देख रहा हूँ रिट्रैक्शन कॉर्ड्स लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। रिट्रैक्शन कॉर्ड्स यूज़ कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि पट्टी के इंप्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि पेशेंट पे नहीं करेगा। आपके पास मार्जिन बहुत है टू प्ले। आप ये सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर कि पेशेंट पे नहीं करेगा और एक मीडियम लेवल की डेंटिस्ट्री करते रहेंगे, या आप खुद को बेटर बनाएंगे, अच्छी लैब्स को काम देंगे, अच्छे मटेरियल्स यूज़ करेंगे। ये बार बार पेशेंट का आना कि हाई पॉइंट है, यहाँ पे गैप है, वो है, ये आपकी बहुत बुरी तरह इमेज को हैम्पर करता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैम्पर हो जाती है। हमारा काम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना नहीं। तो इसलिए कंफर्टेबल मत होइए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई प्रोसेस से आप कंफर्टेबल हो गए तो देखिए कि उससे बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर रूट कनाल के एक प्रोसेस से, एक फाइल सिस्टम से बेटर आप कंफर्टेबल हो गए, उससे बेटर ऐसी काउंट प्रिपरेशन में भी उससे बेटर क्या कर सकते हैं। काउंट प्रिपरेशन तो बहुत बेटर करी जा सकती है। और उसके बाद किस तरीके के मटेरियल, पट्टी आपको महंगी नहीं लेनी, आप सस्ती से शुरू कीजिए, बट एल्जिनेट को सिर्फ अपोजिट साइड के इंप्रेशन के लिए छोड़ दीजिए, या फिर बंद ही कर दीजिए। और एल्जिनेट ज़बरदस्ती का एक्सपेंसिव होता जा रहा है इस चक्कर में, ये बोल के कि पट्टी जैसा इंप्रेशन देगा। पट्टी जैसा इंप्रेशन कैसे? और अच्छी पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं हम, GC की इट्स गुड, डेंसफ्लाई की इट्स गुड, लाइट बॉडी यूज़ कीजिए। आप फाइन डिटेल देखेंगे, अपना काम, नींद आएगी अच्छी, अपना अच्छा काम देख के आदमी सोता है ना, सुकून की नींद आती है। और वो सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है डेंटिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप अपना फिजिकल मेंटल सब लेबर लगाते हैं, झुक के काम करते हैं कई लोग, तो मैं देखता हूँ। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ लैब पर्सन, या अच्छी लैब कैसे आपको डिसाइड करनी है। अच्छी लैब कैसे डिसाइड करनी है? ये जो चिंदी चोरी आप कर रहे हैं ना कि 200 रुपये का ग्राउंड, 300 रुपये का ग्राउंड, ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आप जिस तरीके के ग्राउंड्स बनवा रहे हैं, जिनसे पोर्सलिन टूट जाता है, जिनको मार्जिन्स ख़राब होते हैं, इससे आपके काम की क्वालिटी घट रही है, जो विद टाइम जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए ठीक है, आपको लोकल लैब रखनी है, आप रखिए, बट साथ में अच्छी लैब्स को काम देना सीखिए। जब, और ये कैसे होगा? अच्छा, सब कुछ लूप में है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। आप अच्छे से कमा नहीं पा रहे, इसलिए आप अच्छी लैब को पे नहीं कर पा रहे। अच्छे से कमा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अच्छा स्किल नहीं सीखा है। ठीक है, अच्छा स्किल क्यों नहीं सीखा है? क्योंकि आप में वो कमिटमेंट नहीं है। तो शुरुआत होगी कमिटमेंट से। अच्छा स्किल सीखिए। जब आप बहुत फाइन बढ़िया एकदम क्राउन प्रिपरेशन करेंगे, तो इंप्रेशन अच्छा सा मटेरियल यूज़ करके इंप्रेशन लेंगे, तो अच्छी लैब को भी भेजेंगे, उसको पे भी कर पाएंगे, क्योंकि आप भी पेशेंट से ज़्यादा ले पाएंगे कॉन्फिडेंस से। जब आपको पता है कि आपका ख़राब इंप्रेशन है और आपके ख़राब काम है, तो आप खुद पेशेंट से पैसा नहीं लेंगे तो लैब को क्या देंगे? इसलिए ऑल स्टार्ट्स विद यू। इफ़ यू आर डूइंग गुड वर्क, यू विल गो फॉर बेटर लैब्स। और आप पाएंगे कि कितने अच्छे वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं जो आपको फ़ोन करके बताएंगे। डेंट केयर बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे पास CG माइक्रो डेंटल लैब है मेरे घर के पास, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और भी बहुत लैब्स हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो अच्छी लैब पे भरोसा करना सीखें, उनके रिजल्ट्स देखें। आपको लगता है नहीं है अच्छा, तो यू कैन ऑलवेज राइट, बट अच्छी लैब्स पे ही जाइए। ये जो 200-300 रुपये के लिए आप इतना बड़ा मार्जिन प्ले करते हैं ना, आप मानेंगे कि अगर आप 200 रुपये या 300 रुपये ग्राउंड बनवाते हैं तो आप 2-2,500 रुपये लेते हैं। आप उसी 200 रुपये का आप 10 टाइम्स ज़्यादा लेंगे। आप 200 रुपये या 300 रुपये का ग्राउंड लगा रहे हैं तो आप 3,000 रुपये ले रहे हैं। और वही अगर आप 500 रुपये 600 रुपये पे करेंगे ना, तो पेशेंट से 4-5,000 रुपये ले पाएंगे। बात तो वही हुई, आप ज़्यादा कमाएंगे, मार्जिन तो आपको उतना ही देना पड़ेगा लैब को। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, जो मैंने हाल ही में सीखा। दैट इज़ आर्ट ऑफ नेवर लेटिंग एनी पेशेंट गो फ्रॉम योर क्लिनिक विदाउट एनी ट्रीटमेंट। कोई भी पेशेंट आपकी क्लिनिक से बिना ट्रीटमेंट कराए ना जाए। इस आर्ट को कैसे सीखना है, कैसे आप इतना समय दे पाएंगे, कैसे आप इतना स्किल यूज़ कर पाएंगे, कैसे आप इतना शिद्दत दे पाएंगे कि सब लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसको सीखते हैं। अब मेरी एक थ्योरी है,
ठीक है। अब ये थ्योरी पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे, और अगर ये DCI तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये चीज़ DCI तक तो क्या ही पहुंचाना, इम्पॉर्टेंट बात है कि ये DCI तो एक बॉडी है और वो बनती है हमसे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि डेंटिस्ट्री ऑफ इंडिया हमसे बनती है, तो हम लोग ये चीज़ शुरू करें। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने क्लिनिक पे कोई पेशेंट अगर आता है और उसको मुझसे काम कराना है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, जो मुझे लगता है कि मेरे को इतना चार्ज करना है, मैं वो चार्ज करता हूँ। अगर पेशेंट को लगता है कि वो चार्ज उसके लिए ज़्यादा है, राइट, तो मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए, नेवर। हाँ, पेशेंट का बिहेवियर वो अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स मी। पेशेंट का बिहेवियर रूड है या बहुत टुवर्ड्स बैड एटीट्यूड है, तो आप जाइए, चाहे वो अमीर पेशेंट हो चाहे गरीब पेशेंट हो। बट अगर पेशेंट का एटीट्यूड अच्छा है, ही वॉन्ट्स टू गेट ट्रीटमेंट डन, तो आई हैव पीपल विद मी। मेरे पास एसोसिएट डेंटिस्ट हैं जो सीखना चाहते हैं काम, जो आते हैं मेरे पास टू लर्न वर्क। और ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको मल्टीपल चेयर और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सिंगल चेयर पर हमेशा काम नहीं चल रहा होता। आप बोल सकते हैं कि सर ठीक है, ये मेरे चार्जेस हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि इतने चार्ज पे काम हो, तो क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा घटेगा। मैं नहीं करूँगा मेरे ऑब्जर्वेशन में, या मैं नहीं करूँगी मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे जूनियर डेंटिस्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपना क्वालिटी ऑफ वर्क और अपना क्वालिटी ऑफ मटेरियल और अपना स्किल इतना ही समझती हूँ या समझता हूँ, ठीक है। वो भी काम करेंगे, कोई इशू नहीं। ये भी, उसमें भी आपके पास मनी आनी ही है, मार्जिन वहाँ पे भी है, और कोई पर्सन सीख भी रहा है, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, उसको सिखाने के लिए आप उस पर फेवर कर रहे हैं, वो आपका फ्रेंड है, या आप उससे कोई फी चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे तरीक़ों से लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़ कि उसने सीखा काम, उसका काम भी हो गया, पेशेंट का काम भी हो गया, आपके पास भी अमाउंट आ गई, ठीक है। एक और तरीका जो मैं करता हूँ चैरिटेबल अपने दादाजी के नाम से, वो कम्प्लीटली फ्री भी करते हैं हम, जो प्रिविलेज पेशेंट्स, अनप्रिविलेज में जो ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते, बट दे आर ग्रेटफुल टू यू, दे आर हम्बल इनफ, जो लोअर क्लास के पीपल हैं, आप उनको हेल्प करने के लिए बिठाइए। आप उनको सर्टेन टाइम बना दीजिए, क्योंकि दोनों टाइप के पेशेंट्स को आप मिक्स नहीं कर सकते। वो जिस दिन आए चेक कीजिए, उनको बताइए, आपका नंबर लिख लिया, असिस्टेंट को बोल दीजिए, और अपना जो भी एसोसिएट डेंटिस्ट है उसको बोलिए कि आप रात को बुला लो उनको, 8 बजे बुला लो, 9 बजे बुला लो, जिस टाइम, या एक सर्टेन डे बना दीजिए जिस दिन आप ऑफ रखते हैं, उस दिन उनका काम करवा दीजिए। मटेरियल को थोड़ा सा लोअर लेवल पे ले जाइए, कोई बात नहीं, उनका भी काम होगा, वो भी ट्रीटमेंट करा पाएंगे, आपको दुआएं देंगे, और दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे दोस्त, और आपका भी काम होगा, और आपको दुआ उससे भी मिलेगी, डॉक्टर से जो काम सीख रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम में कॉलेज से पूरा, हम तो चलिए ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कॉलेज से आप बहुत कुछ सीख के निकल जाओ, क्लिनिक चलाने लगे, चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो। बाहर की लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल चीज़ें अलग सीखनी पड़ती हैं, बट स्टिल अब तो बहुत बुरा हाल है, तो आप किसी की हेल्प करेंगे, राइट। तो ये एक थ्योरी है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिक में। इससे एक और चीज़ होती है कि जब इंप्रेशन हाई पड़ता है कि आपके अंडर कोई काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें, आप उनको जूनियर बताएं, अपना एसोसिएट डेंटिस्ट बताएं, बट आपकी टीम दिखती है, दिखता है कि असिस्टेंट ही नहीं, यहाँ पे एक और डॉक्टर भी है, और ये डॉक्टर सर को सर बोल रहे हैं, तो इसका, और आप भी उनको डॉक्टर साहब बोल के ही मेंशन कीजिए। अगर आपकी जूनियर है तो आपको उनको नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट के सामने, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और दुनिया के सामने आपकी एक अलग इज्जत बनती है कि यू हैव योर टीम। आप अकेले नहीं होते, क्लिनिक पे आप नहीं है तो कोई ना कोई है, अवेलेबल है, और वो पर्सन भी कैपेबल इनफ है, सर उन पे भरोसा करते हैं, ठीक है। और जब बातचीत करता है ऐसा स्टूडेंट या डेलीगेट या जो भी डॉक्टर आपने रखा हो, उनको समझ में आता है कि कॉलेज से कितनी अलग लाइफ है, कैसे वो सीखते हैं, कैसे बात करनी है, कैसे बार्गेनिंग हैंडल करनी है, कैसे डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हैंडल करनी है, कैसे डिफिकल्ट पेशेंट हैंडल करना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए। मैं थोड़ा 1 मिनट कमेंट देख लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। डॉक्टर करण मेहता, थैंक यू सो मच फॉर द थम्स अप एंड ओके, राइट। सो लास्ट थिंग ये आज का लास्ट टॉपिक है, तो अपने क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए कि फैमिली प्रेशर्स डेंटिस्ट्री में क्या क्या होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। फैमिली प्रेशर्स मेल फीमेल्स के अलग अलग टाइप के होते हैं, एक एक करके सबको मेंशन करता हूँ, और सॉल्यूशंस जो मुझे लगता है वो मिल जाने चाहिए आपको इससे, वो बताता हूँ। फीमेल्स के फैमिली प्रेशर्स यूजुअली ये रहते हैं कि यू हैव टू गेट मैरिड, डू नॉट ओपन योर क्लिनिक हियर, यू कैन ओपन योर क्लिनिक व्हेन यू आर मैरिड, मे बी यू विल गेट मैरिड टू ए डिफरेंट सर्टेन प्लेस जो दूर होगा, तो इसलिए
डू नॉट इन्वेस्ट मच टाइम और मनी हियर, ठीक है, ट्राई टू गेट मैरिड, ये सब चीज़ें होती हैं। मेल्स के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट किया है तो उनके, और एमडीएस पे भी कर दिया वो भी प्राइवेटली, तो बहुत आशाएं होती हैं कि अब हमारा बेटा कमाएगा और अच्छा कमाएगा। तो ये सब चीज़ों जो बातें हैं कि क्लिनिक की बात, या अब क्लिनिक कहाँ खोलें, रेंट पे खोलें तो रेंट कौन देगा इतने दिन, जितने दिन क्लिनिक नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा नहीं, बट थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रही होगी धीरे धीरे करके, या घर में खोलें तो घर में इतना स्पेस कैसे डिवाइड होगा, वेयर वी विल लिव, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कन्वर्सेशन। इससे पहले आपका क्लिनिक कल लाइफ शुरू हो, इससे पहले आपका क्लिनिक शुरू हो, इससे पहले आपकी इंटर्नशिप खत्म हो, लर्न टू कम्युनिकेट विथ योर फैमिली कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वी हैव टू बी रेडी अबाउट इट, वी हैव टू बी रेडी। डॉक्टर साहब किसी ने कमेंट किया, मैं अभी आंसर दूंगा आपका। वी हैव टू बी रेडी अबाउट कि ओके स्टार्टिंग में क्लिनिक धीरे धीरे चलेगा, आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि 1-2 लाख रुपए की एकदम से पेशेंट 1-2 लाख रुपए देने लगेगा मुझे, मेरे पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ होगी, धीरे धीरे होगी, यू हैव टू वेट, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मैरिज की बात है तो वहाँ भी आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैरिज को ऐसे नहीं लेना पर्सपेक्टिव से कि एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर से ही शादी करानी। मैं देखता हूँ कि सेम प्रोफेशन में शादी कराने की वजह से या सेम कास्ट में शादी कराने की वजह से कई मैरिजेस बहुत ख़राब हो रही हैं। आपको ये देखना है कि पर्सन कितना अच्छा है। मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, आई एम कम्प्लीटली ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लानट, मान लीजिए आप, कंट्री नहीं, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लानट। आई एम नॉर्थ इंडियन, माई वाइफ इज साउथ इंडियन, ठीक है, मैं जाट हूँ, वो ब्राह्मण है। जाट खेती करते हैं, फिजिकली लेबर पे देखे जाते हैं ज़्यादातर, ब्राह्मण्स आर कंसिडर टू बी, वो मठ वाले ब्राह्मण पुजारी होते हैं। तो पर ये नहीं देखा गया कि कास्ट क्या है। और इनफैक्ट मैंने प्रोफेशन को भी कभी नहीं सोचा था कि सेम प्रोफेशन का होगा तो मज़ा आएगा, काम आराम से कर पाएंगे, सेम कन्वर्सेशन होगी। नहीं, आपकी कितनी जेलअप हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स ज़्यादा इस चीज़ को फोर्स करते हैं तो उनको एग्जाम्पल दीजिए, आपको दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। आपके रिलेटिव्स में कितने एग्जाम्पल होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि सेम कास्ट या पेरेंट्स का अप्रूवल या पेरेंट्स का ना अप्रूवल, कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा लव मैरिज फेल नहीं होती, पर जल्दबाजी की चीज़ों में कितनी दिक्कतें आई हैं उनको बताइए, उनको दिखाइए। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एनीथिंग। जॉनी डेप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आजकल के टाइम में, कितना बड़ा सुपरस्टार बट कितना दुखी। तो घर में गलत पर्सन होना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। घर में पीस होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, ठीक है। तो इसलिए उससे आप ग्रो कर पाते हैं हर तरीके से, ओल्ड एज की तरफ, फिजिकली, इमोशनली, प्रोफेशनली, एवरीवेयर। तो ये चीज़ आप समझाएं। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का समझाएं। जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा या लूँगी, और पैसे भी आएंगे और थोड़ा समय लगेगा। अभी हम बिज़नेस को चार्ज अप कर रहे हैं। लोकेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि ठीक है आपका ऐसा लोकेशन है जहाँ पे क्लिनिक चल सकता है, तो थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कीजिए पेरेंट्स को, वरना यू कैन से इट टू देम कि डोंट वरी, 1-2 महीने ही रेंट का आपको इन्वेस्टमेंट और देखना पड़ेगा। उसके बाद इतना अमाउंट आराम से आता रहेगा, बट इतना ही आएगा जितना इन्वेस्टमेंट के लिए जो रेंट के लिए चाहिए। फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, प्रॉफिट भी होने लगेगा। लॉस में नहीं जाऊँगा या जाऊँगी मैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मैं अपना स्किल में कॉन्फिडेंट हूँ और ये होगा। तो ये सारी बातें जब पहले हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना शादी की बातें पहले हो जानी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। कन्वर्सेशंस ये नहीं होनी चाहिए कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे या ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि विल यू लिव विद माई पेरेंट्स, और ए गर्ल कैन आस्क इफ नीडेड माई पेरेंट्स कैन डिपेंड ऑन मी और माई मनी, how things will be distributed if you have in case of professional things, कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम इतना कमा रही हो, हम कैसे उसको सेव करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। when we will plan kids, ठीक है, कहाँ हमें रहना है ज़िंदगी भर,
बहुत सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमें कहाँ करनी चाहिए, लव मैरिज में भी, क्योंकि आखिर में मैरिज होती है और दो पर्सन्स का एक साथ रहना बहुत डिफिकल्ट काम है। ऐसे ही लंबी मैरिजेस के लिए लोग क्लैप नहीं करते जिनकी 10-10, 12-12 क्या 50-50 साल पुरानी मैरिजेस हैं, क्योंकि हर पर्सन चाहता है दूसरा पर्सन उसके जैसा बन जाए, जो हो नहीं पाता। फैमिली में भी यही होता है, आपके फादर चाहते हैं आप उनके जैसे बन जाइए, आपकी मदर चाहती हैं कि आप उनके जैसे बन जाइए, आपका भाई चाहता है उनके जैसे बन जाइए, और आप भी उनसे यही चाहते हैं। ये चाहना बंद कीजिए कि वो आपके जैसे बन जाए, उनको समझाना शुरू कीजिए कि आप ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें ऐसे रखनी पड़ेंगी टू ग्रो प्रोफेशनली। वरना बहुत इन्वॉल्वमेंट जब क्लिनिक में हो जाता है, स्पेशली अगर घर में क्लिनिक हो, पेरेंट्स कह सकते हैं कि भाई तुम कंसल्टेशन मत रखो, ये हमारे रिलेटिव हैं, ये है वो है, और नहीं भी कह सकते। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आपको यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली ग्रो होने देना होगा। आपको ये बात छोड़नी पड़ेगी कि आप किसी पेशेंट को ये बोल के भेज रहे हो कि वहाँ चले जाओ मेरा, ठीक है आप भेज दीजिए, और आप उसकी तरफ से थोड़े से सॉफ्टन अप भी हो जाइए, उनको बता भी दीजिए कि आई हैव रिड्यूस दिस मच अमाउंट बट दिस मच, दैट्स इट। रहिए प्रोफेशनल। अब आप डॉक्टर हैं क्लिनिक में, किसी का रिलेटिव नहीं है, किसी के चाचा भतीजे की तो बात अलग होती है, तो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बट किसी के बहुत बड़े बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कि थोड़ा बहुत कीजिए रिड्यूस, बट ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स थे आज हमारे, और बहुत अच्छा क्राउड रहा हमारे साथ। बाकी तो हमें पता लगेगा जब हम इसको शेयर में देखेंगे। डॉक्टर दास का मैसेज है हमारे पास, इवन न्यूली फ्रेश आउट पास आउट डेंटिस्ट डोंट वांट टू जॉइन क्लिनिक्स बिकॉज दे डोंट वांट टू लर्न फर्स्टली दे वांट टू earn, will ask for money, and they will never think skill pays. That's very sad, doctor. Dr. Wasim Akhtar, even if we say we will increase your pay gradually with your progress, but they refuse and they go to other places just doing suction and assisting just because of the higher salary. Very sad, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है। बाकी मैं अभी इस बारे में बात करता हूँ। डॉक्टर करण मेहता का कमेंट है, सिंगल चेयर सेटअप पे पेशेंट डोंट वांट टू वेट इवन फॉर 15 मिनट्स, हाउ विल यू मैनेज दिस इशू? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। सो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है, और मेरा तो रूल है कि 15 मिनट से ज़्यादा कोई पेशेंट वेट भी नहीं करना चाहिए, और आपको भी 15 मिनट से ज़्यादा पेशेंट का वेट नहीं करना चाहिए। मेरा रूल ऐसे है कि क्लिनिक में अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि टाइम लगेगा और पेशेंट आ गया है जिसका अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो टाइम पे आया, तो मैं उस काम को फटाफट रैपअप करता हूँ कि 15 मिनट से ऊपर वो वेट ना करें, अगर मैं रैपअप कर सकता हूँ तो। ऐसे नहीं कि बस पेन में छोड़ दिया पेशेंट को। और अगर पेशेंट कोई न्यू ओपीडी आ गई है और मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव मल्टीपल चेयर्स, बट अगर सिंगल चेयर होती भी तो मैं मेक श्योर करता हूँ क्या तो मैं उनको बता दूँ कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर अगर मैं रैपअप कर सकता हूँ तो रैपअप कर दूँ। सिमिलरली अगर पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लिया है 10:30 बजे का और 10:45 हो गए, तो 15 मिनट से ऊपर में वेट नहीं करता, पेशेंट को फ़ोन चला जाता है, पूछा जाता है उनसे, अगर वो जल्दी आ रहे हैं दैट इज़ ओके, मगर अगर वो आधा घंटा और वेट कराने के लिए बोल रहे हैं तो उनको मेंशन कर दिया जाता है कि सर आगे से ऐसा होता है तो आप हमें बताइए, कि हम अपने घंटे का स्लॉट आपके लिए लगा के भेजे थे, और अपने दूसरे पेशेंट को जल्दी बुला लिया जाता है। पहले उनको देखा जाता है जो अपने टाइम पे आए, और बाद में उनको देखा जाता है। ये तो हुआ इसकी बात। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की कि ऐसे का कैसे मैनेज होगा। सी, जो भी पेशेंट आपका अंडर प्रिविलेज्ड है या नॉर्मल चार्जेस पे काम हो रहा है, ठीक है, और आपका कोई, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको उस टाइम पे कोई पेशेंट नहीं बुलाना। आप टाइम ही ऐसा दीजिए जिस टाइम पे आपकी ओपीडी सबसे कम होती है, रात का टाइम दीजिए, अब ये मत सोचिए कि पेशेंट नहीं आएगा, ये होगा। पेशेंट आपके हिसाब से टाइम नहीं लेगा, डॉक्टर आप हैं, आप पेशेंट को अपने हिसाब से टाइम देंगे। तो रात को बुलाइए, संडे को बुलाइए, एक सर्टेन डे रख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उस दिन सिर्फ पेन रिलीफ करवा दीजिए पेशेंट का और भेज दीजिए, फिर से बुला लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा करते हुए भी कोई न्यू पेशेंट आ जाता है ओपीडी में, तो समझ लीजिए तो रैपअप कराइए, क्योंकि समझ लीजिए और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अटकी हुई है, कोई सर्जरी अटकी हुई है, रूट कैनाल अटकी हुई है, तो हमेशा इतना कैपेबल असिस्टेंट आपका होना चाहिए कि पेशेंट को बोले कि सर आप बैठिए, फॉर्म भरिए, हम अभी 5 मिनट आपको बुला रहे हैं, फटाफट से थोड़ा सा रैपअप कीजिए। पेशेंट को बोलिए सर थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, उस पेशेंट को चेक कीजिए और उनको बताइए कि सर, अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो आज ही कराऊंगा, तो उनको बताइए सर अभी किसी का काम चल रहा है, उनका खत्म हो जाए फिर आपका करा लेंगे, आपको चेक करने के लिए हमने इतना वेट करवा लिया उनको, ठीक है। और अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं मैं तो कल भी आ जाऊँगा आज चेक कराने, और पेशेंट को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को नहीं देखा,
उसको उल्टा अच्छा फील होगा कि पेशेंट को उठा के मुझे चेक करा लिया। पेशेंट को हमेशा स्पेशल फील करवाना है, फीलिंग्स की बात होती है क्लिनिक पे, ठीक है, कि आपको हमने चेक कर लिया, अगर आपको फीलिंग करानी है, ये ट्रीटमेंट होना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इनका काम खत्म हो जाए, रैपअप कराइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए। मगर अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मैं बाद में आ जाऊँगा, वेल एंड गुड, पेशेंट का नंबर लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए उनसे और बोल दीजिए कि आप कल आ जाइए या शाम को आ जाइए। दिस इज़ हाउ यू विल मैनेज थिंग्स, ठीक है। और हमारे पास गुड इवनिंग सर, इन रूरल एरिया हाउ टू मैनेज प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया कि रूरल एरिया में कैसे मैनेज करें। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको फर्स्ट टॉपिक रखूँगा। थोड़ा सा ये इतना बता देता हूँ कि रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस जो होती है वो मास प्रैक्टिस चलती है, राइट। जैसे वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप 300-400 रुपये कंसल्टेशन रख दें। रूरल एरिया में आपको कंसल्टेशन कम रखनी है या फिर कंसल्टेशन को निकालने का तरीका दूसरे तरीके से ढूंढना है, ठीक है। रिगार्डिंग ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स कॉज ऑफ अवेयरनेस इश्यूज़, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कंसल्टेशन को अलग तरीके से लें। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि 100-200 रुपये कंसल्टेशन क्यों दूँ मैं, आप 50 रुपये लीजिए, राइट। मगर छोटी छोटी चीज़ों का चार्ज लेना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूँ ऐसे एरियाज़ में एलए लगाने के भी चार्ज लिए जाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। हम एलए लगा रहे हैं, थोड़ा शांत हो गया पेशेंट, रिलैक्स हो गया, मेडिसिन दे दी, मेडिसिन के ही पैसे लिए जाते हैं। मेडिसिन रखी जाती है अपने पास, वही और बहुत मार्जिन से लिए जाते हैं। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। पेशेंट का एक तो टाइम पे पेन रिलीफ कर रहे हैं, उनको मेडिसिन भी दे के भेज रहे हैं, उनको मेडिकल स्टोर नहीं जाना, तो वो जितना चार्ज बन जाता है वो कंसल्टेशन से ज़्यादा ही होता है हमेशा, ठीक है। और रही बात बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स की, देखिए डॉक्टर साहब, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप एक सर्टेन लिमिट तक वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एरिया पॉश एरिया है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि रबर डैम लगाऊंगा, ठीक है, बट हर केस में नहीं लगा सकता। सिमिलरली, आपको जहाँ लगता है कि पेशेंट विल बी रेडी टू पे, ठीक है, आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कीजिए, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत वहाँ करना पड़ेगा जहाँ बिल्कुल पेशेंट पे करने के लिए राजी नहीं है। मगर आप अपना स्किल बढ़ाने के लिए कि आपको अच्छा काम आए, उसके लिए चीज़ों को खरीदिए। देखिए, रूरल एरिया में पैसा ज़्यादा कमा सकता है इंसान, ये बात पक्की बात है। पैसा तो आप कमा रहे हैं ना मास प्रैक्टिस से, उस पैसे का इस्तेमाल अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए अर्बन एरियाज़ में जाके नए तरीके की चीज़ें सीख के कीजिए। और आप पेशेंट के ऊपर ये सोच के कभी काम मत कीजिए कि अरे ये तो इतना पैसे नहीं देगा, मैं इतनी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों करूँ। वो आप अच्छा सीख रहे हैं, कल आप हो सकता है कि इतना अच्छा काम सीख जाए कि स्पीड से काम कर पाएँ, आप हो सकता है कि आपको कोई बुलाए काम करने के लिए, या आपको आपका प्लान बन जाए कि आप अर्बन एरिया में एक प्रैक्टिस खोलेंगे। तो अपने प्रैक्टिस को बेटर और स्पीड अप करना सीखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। रूरल एरिया में इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता ही रहा था कि हम एक अलग टॉपिक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फ्राइडे जो हमारा डेंटल डायलॉग का होगा, उसमें हम अलग से एक टॉपिक फर्स्ट यही रखेंगे कि रूरल एरियाज़ में किस किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। और इनफैक्ट मैंने तो एक पोल कराया था जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये बोला, मेजॉरिटी उन्हीं की आई, मैं वो शेयर करना भूल गया अपने स्टोरी में, कि रूरल एरिया में आदमी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और वो सच है, क्योंकि एक तो कंपटीशन नहीं, दूसरा मास प्रैक्टिस है, ठीक है, तीसरा लोग भरोसा करते हैं डॉक्टर्स पे ज़्यादा। वहाँ ये नहीं सोचते गूगल पे देख के कि ये वहाँ मैंने तो उधर स्केलिंग कराई थी, वहाँ तो वाइटनिंग हो गई थी, यहाँ तो ये नहीं हो रहा, वहाँ तो वो नहीं हो रहा। वो आप पे भरोसा करते हैं, आप पे एहसान मानते हैं। भोले लोग होते हैं रूरल एरियाज़ में, थोड़ा सा तमीज़ भी रखते हैं लोग इस मामले में, राइट। तो इस तरीके से काम हो सकता है। मेरे ख्याल से आज के क्वेश्चन सारे हो गए हैं। बस डॉक्टर अंकुर की बात को हम थोड़ा कंसिडर करेंगे बीच में, कि वो कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो जूनियर्स हैं और काम नहीं करना चाहते, इन द सेंस वो चाहते हैं कि पेमेंट मिल जाए। कभी भी अगर आप लर्निंग से पहले करना चाहेंगे तो डेंटिस्ट्री के अंदर श्योर बर्बाद हैं आप, श्योर बर्बाद हैं। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस नेगेटिव वर्ड, बट यू हैव टू लर्न फर्स्ट, और फिर एल हटा दीजिए और अर्न कीजिए।
हमेशा याद रखिए ये बात, ठीक है। अगर आप सक्शन पकड़ने के आपको कोई 10,000 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि नहीं वहाँ सक्शन पकड़ना है तुम्हें, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो हायर करते हैं लोगों को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं और काम नहीं सिखाते उनसे अपना सोशल मीडिया, और ये डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया फॉलोअप करवाते हैं, या मतलब दे विल नॉट लेट यू लर्न वर्क, दे विल नॉट लेट यू डू पेशेंस, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करते रहिए बट आपको पेमेंट मिल रही है। ऐसे सेम इंजीनियर्स वाली बात हो गई ना फिर तो इंडस्ट्री में भी। कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो 12th पास बच्चा भी कर सकता है, कई ऐसे इंजीनियर्स हैं और उनको बढ़िया सैलरी मिल रही है क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनीज़ में हैं वो, और यूएस के लिए वो फिर भी सस्ता है बहुत, वो इंजीनियर इंडिया के हिसाब से वो डॉलर के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं ना। कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी कुत्ते की तरह काम करा रही है, पैसा भी उनको मिल रहा है, बट वो ग्रो क्या कर रहे हैं? कल को वो कंपनी बंद हो गई तो वो कहाँ जाएंगे? किसी लेवल पे ही रहेंगे। ऐसा इंजीनियर्स कईयों को जानता हूँ मैं जो ये बात अच्छे से जानते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको ये डर लग रहा है कि हम छोड़ देंगे तो ऐसी जगह जॉब करेंगे जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो वहाँ शायद सैलरी कम मिले। और जिन्होंने छोड़ दिया वो आज अपना एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली डेंटिस्ट्री में जो ये इस चीज़ पर अटक जाएगा स्टार्टिंग में कि मैं किसी के यहाँ लग जाता हूँ, वहाँ पे पैसा मिल रहा है, अपना घर चलता रहेगा, रोटी बनती रहेगी। रोटी आप ही के पैसे से पूरे घर की नहीं बन रही है, वरना आपने डेंटिस्ट्री नहीं की होती। ये बात याद रखिए, डेंटिस्ट्री में बहुत पैसा लगता है। जो उसने भी पैसे डेंटिस्ट्री करी है वो कोई इतने गरीब परिवार से नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आराम से काम चल रहा है आपका घर पे। थोड़े साल और सही, थोड़े दिन और सही, सीखिए पहले। लोग पैसे दे दे के काम सीख रहे हैं, पैसे दे दे के। और बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, ऐसा बहुत जगह पे हो रहा है, मेरे क्लिनिक पे भी होता है, हम भी कोर्स कराते हैं। और आपको अगर कोई काम सिखा रहा है, चाहे पैसे लेके चाहे बिना पैसे लेके, तो ये मत सोचिए कि अरे वो मुझे पैसे दे दे। और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी को काम सिखा रहे हैं, चाहे पैसे लेके उससे चाहे ना पैसे लेके, हम कोशिश करते हैं कि जब वो कोई अच्छा काम करे तो हमको उसको प्रेज़ में सिर्फ वेरी गुड नहीं कर दें, हम उसको अलाउंस दें, हम उसको इतने चार्ज दें जो उसको रिस्पेक्टेबल लगे, मगर उसको उस लेवल पे पहुंचाने के बाद। और मेक श्योर करें कि उसको ऐसा ना लगे कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कि उसको बस सक्शन पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने 3rd ईयर से अपने ओरल सर्जन सर के साथ किसी सर्जरी में भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ सक्शन नहीं पकड़ा। और आज भी वो बात बहुत प्राउडली बोलते हैं कि यू वर द बेस्ट असिस्टेंट टू मी एवर। और मुझे बहुत प्राउडली इसलिए फील होता है क्योंकि वो कहते हैं कि यू आर द बेस्ट असिस्टेंट। वाई? बिकॉज असिस्टेंट इज़ द ओनली पर्सन जो सबसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है सर्जरीज को या किसी भी काम को। तो यू आर द बेस्ट असिस्टेंट, दैट मीन्स यू आर द बेस्ट लर्नर। तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखा और ये नहीं सोचा कि यार मुझसे सक्शन नहीं पकड़वा रहे हैं या मुझे सैलरी तो देते हैं कुछ। तो आई वॉज लर्निंग, दैट इज़ वाई आई एम अर्निंग। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। होता है ना, कुछ साल के, मुझे एक इंसिडेंट से एंड करता हूँ। मेरे सारे दोस्त, मेरे इस पर वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आपको बड़ा रिलेटेबल लगेगा। जब मेरा BDS हो गया तो ऐसे ऐसे लोग कॉलेज में जो मुझे लगता था कि यार ये क्या ही करेंगे, इनको तो कुछ भी काम नहीं आता। मैं तो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था कि यार देखो मैं तो ओरल सर्जन के साथ लग गया और 3rd ईयर से लग गया उनके हाथ पांव जोड़ के, और उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, OT भी जा रहा हूँ, और साथ में जो है उनका क्लिनिक भी संभाल रहा हूँ। अब मैं तो आग लगा दूंगा। पर लाइफ ना आपको हीरो बनाने से पहले एक बार ज़ीरो बनाती ज़रूर है। तो अचानक जैसी BDS ख़त्म हुई, सब लोग सडनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगने लगे। और ऐसे ऐसे लोग जिनका विश्वास नहीं था मुझे, जो पास नहीं हो, डेंटिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दे वर गेटिंग इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर JRs। और जब मैं वहाँ इंटरव्यू देता तो मुझसे पूछा जाता था कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, ओके बाय, पूरे दिन बिठाने के बाद। तो एक दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने अपने सर को बोला, ओरल सर्जन सर को, डॉक्टर जिनेंद्र जैन उनका नाम है, बहुत अच्छे इंसान और बहुत उम्दा इम्प्लांटोलॉजिस्ट और ओरल सर्जन है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आज भी याद है, अक्षरधाम के सामने से हम उनके वैगनार में जा रहे थे और बारिश हो रही थी और उनको सर्जरी करने जाना था और मैं उनके साथ बैठा हुआ था और सुबह मेरे पास 5-6 बजे आ गए थे वो। उन्होंने मुझे बोला कि सागर, अभी तो जिनसे परेशान हो रहा है ना। मैंने कहा सर मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं नहीं चाह रहा कि वो ना लगे, मैं कह रहा हूँ मेरे में क्या कमी है। तो उन्होंने बोला कि जिनसे भी तो परेशान हो रहे ना, ये 6-6 महीने का राजा है, बस तू 6 महीने का राज करने के लिए नहीं बना, तो हमेशा का राज करने के लिए बना है। तो अगर आपको 6-6 महीने का राजा बनना है ना, या एक सर्टेन टाइम का राजा बनना है, तो
ठीक है। वो लोगों ने उस टाइम पे 70-80 हज़ार रुपये महीने कमाए, रिश्वत भी खिलाई उसमें, और उन पैसों से क्लिनिक भी खोल लिया। पर अब उस क्लिनिक का करेंगे क्या जब काम ही नहीं आता? तो इसलिए लंबा राज करना है ना, तो लंबा मेहनत भी लगती है। कहते हैं ना कि पैसा वही खलता है लंबे समय के लिए जिसको कमाने में समय लगा हो। जो जल्दी मिलता है ना वो जल्दी जाता भी है। तो शॉर्टकट्स नहीं है कहीं पे भी। बहुत हिम्मत चाहिए लाइफ को जीने के लिए और डेंटिस्ट्री करने के लिए भी, और वो हिम्मत आप सब में है। इसीलिए गॉड हैव चोजन यू टू बी डेंटिस्ट। और मैं नहीं कहता कि आप ज़िंदगी में डेंटिस्ट्री कीजिए, आपको लगता है कुछ बेहतर कर सकते हैं कीजिए, पर अभी अगर आप ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो पूरी जान लगा के कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द लव। बहुत बढ़िया सेशंस चल रहे हैं। कल हमारा ऑनलाइन एनहेंसमेंट प्रोग्राम होगा। जब मैं फिर से बता रहा हूँ बड़ी एक्साइटमेंट से कि इस बार हमारे पास सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से इंटरनेशनल लेवल के भी डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस एनहेंसमेंट के लिए हमसे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको रजिस्टर करना है आप कर सकते हैं। सीट्स थोड़ी सी कम बची हैं, तो मेरे ख्याल से कल तक सुबह तक ख़त्म हो सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर करण, डॉक्टर कौशल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, डॉक्टर दास, and everyone who joined, Dr. Deepika, everyone who joined. Thank you so much for the love. Have a wonderful, wonderful, wonderful weekend and life. Bye bye. Take care.